नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इस वीडियो में हम इनसे जुड़े हुए जो भी सब कॉन्सेप्ट हैं, सब टॉपिक हैं, जैसे जीडीपी है, एनएनपी है, जीएनपी है, ये जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अंत तक बने रहना है, चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए समझाते हैं क्या होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक, कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस का मूल्य जो है उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं। ये भी याद रखना है कि जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं उनका जो फाइनेंशियल ईयर है कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। ठीक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करता है। ठीक, राष्ट्रीय आय के जो डेटा हैं वो पब्लिश करता है CSO। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का विलय कर एक सिंगल बॉडी बनाई है, उसका नाम है नेशनल सैंपल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की। तो CSO और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बनाई गई है, नेशनल सैंपल ऑफिस। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक, साइमन कुजनेट्स। अब देखो, राष्ट्रीय आय की गणना दो तरीके से की जाती है, एक फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। ठीक, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, देखो किसी भी अर्थव्यवस्था की आय की गणना या तो फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है या तो मार्केट प्राइस पर की जाती है। अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट वह राशि होती है जो निवेश की गई होती है। इस राशि को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वह राशि होती है जो निवेश की गई होती है, जो इन्वेस्ट की गई होती है। इस राशि को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। अब क्या क्या लगाता है, जैसे कैपिटल हो गया, ऋण हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये जो सारे यहाँ पे फैक्टर्स यूज हुए हैं एक उत्पादन की प्रक्रिया में, इनको क्या बोला गया है, इनको बोला गया है फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया। देखो आगे है मार्केट प्राइस। यहाँ पे कुछ और इनके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं, कि जो उत्पादक हैं इन सबका एक अनुमान लगाते हैं कि कितना खर्चा हुआ। इसके बाद उस वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे देखो फैक्टर कॉस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स है। फैक्टर कॉस्ट में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, कि फैक्टर कॉस्ट में जो सरकार को टैक्स देंगे हम वो शामिल नहीं होगा। हाँ, अगर इसमें सब्सिडी वगैरह कोई सरकार ने दी है तो वो इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि यह उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। परंतु कोई सब्सिडी दी जाती है तो उसे फैक्टर कॉस्ट में शामिल किया जाता है। तो देखो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी को शामिल किया जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फैक्टर कॉस्ट में क्या इंक्लूड करोगे आप, क्या इंक्लूड नहीं करोगे। तो फैक्टर कॉस्ट में आपको सब्सिडी इंक्लूड करना है और टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, मार्केट प्राइस यह वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय की विक्रेता को अदा करता है। देखो मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दो, आप सब्सिडी को माइनस कर दो, तो हमें जो प्राइस मिलेगा वो मार्केट प्राइस मिलेगा। तो मार्केट प्राइस वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है, इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस वस्तु एवं सेवा की फैक्टर कॉस्ट जोड़ने के बाद निकाली जाती है। फैक्टर कॉस्ट जोड़ने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स निकाला। ठीक, इसमें सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर दिया, सब्सिडी को माइनस कर दिया। सब्सिडी या अनुदान को फैक्टर कॉस्ट में से घटा दिया जाता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निर्धारण के समय ही उसकी गणना की जाती है। मतलब
दो बार काउंटिंग ना हो जाए, एक फैक्टर कॉस्ट पे और अंतिम मूल्य पे, इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ से सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। देखो, माध्यमिक वस्तुओं, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को आकलन में आने से रोकने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है कि इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं उनको आकलन में आने से रोकने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें श्रम पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है। इसमें जो कैपिटल, लेबर कैपिटल है या अन्य कोई साधन है, फैक्टर हैं, को जो भी उसमें कंट्रीब्यूट किया गया है वो उसमें शामिल किया जाता है। इसमें से उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा सब्सिडी को घटा देते हैं। क्या ऐड करते हैं इसमें, करों के मूल्य को जोड़ देते हैं, वही इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, किसी भी राष्ट्र का जीडीपी जीवीए का योग होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कोई भी राष्ट्र का जीडीपी है वो जीवीए का टोटल होता है। ठीक, बात आई समझ में। नेक्स्ट समझो, अब देखो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होता है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसको हम चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, जब राष्ट्रीय आय को बाजार मूल्यों पर मापा जाता है। ठीक, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या होता है, एक लेखा वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष, ये चीज़ याद रखो, किसी भी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है, उसे हम वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब कि क्या है, ये देखो, ये जो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय है ये बाजार मूल्यों पर बेस्ड है। ठीक, लेकिन स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी ईयर, जो भी आधार वर्ष, मान लो कि जैसे 2011-12 मेंशन है, ठीक, आधार वर्ष, तो जो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो 2011-12 के बेस पर की जाएगी। आई बात समझ में। तो स्थिर मूल्य होता क्या है और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कैसे काउंट की जाती है। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय मार्केट मूल्यों पर निकाली जाती है, लेकिन स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना एक पर्टिकुलर ईयर के बेस पर निकाली जाती है। बात आई समझ में, आई होप समझ में आऊँ। नेक्स्ट क्या है, नोट यहाँ पे एक देखो दिया है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो राष्ट्रीय आय में किन किन को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय में इंटरमीडिएट गुड्स के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के प्राइस को नहीं शामिल किया जाता है, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, घरेलू सेवाओं या कार्य को शामिल नहीं किया जाता है, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंशपत्र, ऋण पत्र आदि को खरीदना व बेचना ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। ठीक, हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, वजीफा, स्कॉलरशिप, लॉटरी जीतना, इनको भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक, विदेशों से अगर कोई उपहार प्राप्त होता है तब भी ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में किन किन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, घरेलू सेवाओं या कार्य को शामिल नहीं किया जाएगा, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे अंशपत्र, ऋण पत्र, इनको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं किया जाएगा। हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, वजीफा, स्कॉलरशिप, पेंशन, लॉटरी जीतना, इनको भी नहीं शामिल किया जाएगा, विदेशों से प्राप्त। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों सहारा लिया जाए, दोनों का सहारा लिया जाता है। अब समझते हैं उत्पाद पद्धति क्या होता है। उत्पाद पद्धति ध्यान से समझिएगा, इसमें सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। मतलब उत्पाद पद्धति ये बताती है कि सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ठीक, इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। तो उत्पाद पद्धति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कृषि में, वानिकी, पशुपालन, खनन और सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र में
किया जाता है। तो सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है उत्पाद पद्धति में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आय पद्धति क्या होता है? इसमें उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतान का योग किया जाता है। क्या लिखा है? उत्पादन के घटक अभी देखा था आप, कैपिटल, लेबर, रेंट, ठीक, के लिए किए गए भुगतान का योग किया जाता है। जैसे परिवहन, प्रशासन, व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब देखो राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की दो अवधारणाएं हैं, एक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है नेशनल प्रोडक्ट। तो राष्ट्रीय आय की दो अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी? एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक नेशनल प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझो पहले, देखो नाम है डोमेस्टिक। किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू आय कहते हैं। मतलब मान लो हमारे भारत में हम लोग निवासी हैं भारत के, और जो फॉरेनर्स यहाँ पे हैं, इनको दोनों लोगों को लिखा है निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू आय कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, नेशनल प्रोडक्ट कैसे कहते हैं? किसी देश की आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर, नेशनल प्रोडक्ट है ये। नेशनल प्रोडक्ट में क्या शामिल होगा? देश की आर्थिक सीमा के अंदर तो शामिल होगा, बाहर के निवासियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, आई बात समझ में? डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? आई होप क्लियर हो गया होगी चीज़ें। आगे पढ़ते हैं। अब देखो जीडीपी पे आते हैं। जीडीपी क्या होता है? किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर, ये वर्ड याद रखिएगा, घरेलू सीमा के अंदर, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत के जो बाउंड्री है, इसमें जितना भी गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, जो यहाँ के निवासी हैं और जो फॉरेनर्स हैं, इनका टोटल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक, उदाहरण के तरीके समझ लेते हैं इसको। जैसे खिलौने बनाने वाली एक चाइनीज़ कंपनी जिसकी एक यूनिट भारत में है, मान लो चाइनीज़ ने कोई एक खिलौने की कंपनी भारत में लगा दी, भारत के जीडीपी में शामिल होगी। इसी तरह अगर भारत की कंपनी चाइना में लगी है, चाइना में अगर हम लगा दें तो वो चाइना की जीडीपी में काउंट होगी। बात आई समझ में? तो खिलौने बनाने वाली एक चाइनीज़ कंपनी जिसकी एक यूनिट भारत में है, वो भारत के जीडीपी में शामिल होगी। खिलौने बनाने वाली एक भारतीय कंपनी अमेरिका में है, तो अमेरिका की जीडीपी में शामिल होगी। ठीक, समझ में आ गया? मतलब जो कंपनी, जो यूनिट जिसकी बाउंड्री में आएगी, वो उस देश की जीडीपी में काउंट होगी। ठीक है, जीडीपी किसी देश की आर्थिक वृद्धि को मापता है, मेजर करता है। तो जीडीपी क्या मेजर करता है? आर्थिक वृद्धि को मेजर करता है। समझ में आ गई बात? आगे देखो क्या है। अब आते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। अभी देखा था फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या नहीं इंक्लूड करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस को। क्या इंक्लूड करते हैं? सब्सिडीज को। जीडीपी मार्केट प्राइस में भी ऐसे ही देख लेते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। ठीक, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्लियर हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप और सब्सिडीज को ऐड कर दोगे। सिमिलरली जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर काउंट करना है तो हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे और सब्सिडीज को रिड्यूस करेंगे। राइट, अब आते हैं जीएनपी। यह वह आय होती है जो विदेशों से होने वाली आय को जीडीपी में जोड़कर प्राप्त की जाती है। समझ में आई? तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय। ठीक, तो समझ में आ गया जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय। तो जीएनपी एक वर्ष की अवधि में, या इसको दूसरे वर्ड में कहें हम, देखो जीएनपी एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर, यहाँ पे ये वर्ड याद रखिए, घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है।
मतलब जीएनपी अगर हमें काउंट करना है तो हमें घरेलू बाउंड्री तो लेना ही है, बाहर की भी बाउंड्री को शामिल करेंगे उसमें। कैसे समझते हैं। मान लेते हैं गूगल एक यूएस बेस्ड फर्म है। गूगल ने अपनी एक फर्म इंडिया में खोलता है, इसका उत्पादन भारत के जीडीपी में शामिल होगा, लेकिन जीएनपी यूएस के उत्पादन में शामिल होगा। बात आई समझ में। देखो जो बाउंड्री जहाँ पे है, जैसे मान लो कोई कंपनी अमेरिका की कंपनी भारत में है, तो वो जो कंपनी यहाँ पे उत्पादन करेगी वो भारत के जीडीपी में शामिल होगी, और बाकी का जो बचा वो वो यूएस के जीएनपी में शामिल होगी। इसी तरह के भारत की अगर कोई कंपनी है यूएस में है तो वो यूएस के जीडीपी में शामिल होगी, बाकी का जो बचा जीएनपी वो जीएनपी इंडिया में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। इसी तरह भारतीय कंपनी विप्रो अमेरिका में सेवाएं बनाती है तो उन सेवाओं का मूल्य भारत के जीएनपी में शामिल किया जाएगा, ठीक। इसीलिए लिखा है घरेलू सीमा के अंदर या बाहर, ठीक। बंद अर्थव्यवस्था में जीडीपी और जीएनपी इक्वल होगा, मतलब कि आप ना तो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि क्लोज्ड इकोनॉमी, ना तो इंपोर्ट ना तो एक्सपोर्ट। तो इस केस में क्या होगा, जीडीपी और जीएनपी दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट वही देख लेते हैं। साधन लागत में हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, ह्रास को शामिल करते हैं। ह्रास मतलब डिप्रिसिएशन। तो साधन लागत में हम ये याद रखिए, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, ह्रास को शामिल करते हैं। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जब फैक्टर कॉस्ट में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को घटा देते हैं, तो इसको हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। देखो ये फार्मूला यहाँ पे हम लिखना है, जीडीपी एट जीएनपी यहाँ पे कर लीजिए, जीएनपी एट सॉरी जीडीपी ही है, देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस परोक्ष कर प्लस सब्सिडी। अभी देखा था जैसे हम जीएनपी मार्केट प्राइस से हम निकालेंगे तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा ना, टैक्सेस को तो माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक, और सब्सिडी को क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब देखो कुछ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है नेट का कॉन्सेप्ट, निवल धारणाएं। ये क्या होता है, किसी मूल्य या आंकड़े से सभी प्रकार की कटौतियाँ, किसी मूल्य या आंकड़े से सभी प्रकार की कटौतियाँ जैसे कर, टैक्स, लागत, हानि आदि को निकालने के बाद बचा हुआ मूल्य। तो क्या मतलब जो नेट का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी मूल्य या आंकड़े से सभी प्रकार की कटौतियां निकालने के बाद जो बचा उसको क्या बोलते हैं, नेट, शुद्ध, ठीक। अब देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया है। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, या किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली कटौती यानी ह्रास, डिप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त किया जाता है। मतलब जीडीपी से अगर हमें देखो जीडीपी से अगर हम डिप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन क्या है, या किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली कटौती या डिप्रिसिएशन को घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो एनडीपी को फाइंड करना है तो क्या हम माइनस करेंगे, जीडीपी से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अब देखो जो मूल्य कटौती की रेट्स हैं ये सरकार निर्धारित करती है। अभी हम समझाएंगे कैसे ये मूल्य कटौती होती है, ठीक। तो मूल्य कटौती की दरें जो होती हैं जो सरकार निर्धारित करती है। कौन सी बॉडी करती है, तो मूल्य कटौती की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। ये चीज़ याद रखिए, मूल्य कटौती की जो दर है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, केंद्रीय कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है वो करती है, ठीक। अब समझ लेते हैं इस उदाहरण के थ्रू कैसे एनडीपी काउंट होता है, ठीक। माना कि भारत में 2022-23 में केवल 5 कारों का उत्पादन किया, ठीक। 2022-23 में भारत ने 5 कारों का उत्पादन किया और हर कार की कीमत 1 लाख रुपए है। तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई भारत की, 5 लाख हो गई। भाई एक कार की कॉस्ट जो है 1 लाख है, तो 5 कारों की कॉस्ट जो होगी 5 लाख हो गई, ठीक। ये जीडीपी हो गई टोटल। मान लें कि इन 2 कारों में 50,000 की कुछ टूट फूट हो जाती है, तो इस मामले में डिप्रिसिएशन होने के बाद एनडीपी क्या होगा, 4,50,000 हो जाएगी। बात समझ में आई। देखो ऐसे समझो उसको, मान लो कि भारत में 2022-23 में केवल 5 कारों का उत्पादन किया और एक कार की जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए है। तो एक कार की 1 लाख तो 5 कार की 5 लाख,
ठीक, अब मान लो कि ये 2 कारें जो उनमें कुछ टूट फूट हो गई, कितने की हो गई? 50,000 की टूट फूट हो गई। 50,000 की टूट फूट होने के बाद जो एनडीपी हमारे पास बचेगा वो 4,50,000 हो जाएगी। ठीक, किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा। देख लो यहाँ से, जीडीपी कितनी थी? 5 लाख, एनडीपी कितना है? 4.5 लाख। तो हमेशा एनडीपी कम होती है जीडीपी से, राइट। और लास्ट कॉन्सेप्ट पे हैं हम लोग, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मतलब एनएनपी में से हम एनएनपी को फाइंड करना है। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी से हमें डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, तो जीएनपी से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, ये इसको हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो एनएनपी इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। वही तो लिखा है। तो जीडीपी में हम लोग अभी क्या ऐड किए थे? विदेशों से होने वाली आय, उसमें से क्या माइनस कर दोगे? मूल्य कटौती। ठीक, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप समझ में आई होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।